In today's video, we will cover developing an effective advertising program, media promotion campaign. Later in this video, I'll also share an effective strategy to memorize everything that you are going to listen in this video. तो आज के हम इस यूनिट में समझेंगे कि एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम कैसे डेवलप होता है। ठीक है, जो ये वाला यूनिट है, इस यूनिट का जो ये वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन एज लिटिल वर्ड एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है कि इतना लेंथी है कि आप में से कोई भी इसको पढ़ने वाला नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट क्या होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है कि एक इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट वो है दैट चेंजेस द बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड्स दैट ब्रांड दैट हैज़ एन इम्पैक्ट, डिज़ायर्ड इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर। डिज़ायर्ड इम्पैक्ट का मतलब कंपनीज़ का डिज़ायर्ड इम्पैक्ट क्या है कि जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। अब एक ब्रांड को इफ़ेक्टिव बनाने के पीछे एक मॉडल होता है जिस मॉडल को सभी कंपनी यूज़ करती है। उस मॉडल को कहते हैं हायरार्की ऑफ इफ़ेक्ट्स मॉडल। मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो हमारा प्रोडक्ट ख़रीदने के किस स्टेज पर है। अभी उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ पता ही चला है, वो पसंद भी करता है, और लास्ट स्टेज अब वो ख़रीदने के लिए उसको कन्विंस हो गया पूरा का पूरा। हम सब ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो अपना कोर्स सेल कर रहे होते हैं। अब मैं उस कोर्स सेलिंग के एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पूरा मॉडल समझाती हूँ। ठीक है, एक कस्टमर का किसी प्रोडक्ट के टुवर्ड्स सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब कि ऑडियंस को और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के टुवर्ड्स अवेयर करना। अब यूट्यूबर ये कैसे करते हैं, यूट्यूबर उस प्रोडक्ट के बारे में और जो ई बुक वो सेल कर रहा है उसके बारे में अपने ऑडियंस को बताते हैं। इससे उनकी जो ऑडियंस है वो अवेयर हो जाती है कि अच्छा ये इस बारे में, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है नॉलेज। अब वही यूट्यूबर अपने उस प्रोडक्ट के बारे में, उस ई बुक के बारे में अपने व्यूवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना शुरू करेगा। नॉलेज से लोगों को पता चलेगा कि वो कितना इफ़ेक्टिव है और उसको लेकर हम हमारी इंग्लिश कितनी अच्छी हो सकती है। जैसे अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट और द ब्रांड, द टारगेट ऑडियंस नीड्स टू हैव नॉलेज अबाउट द सेम। अगर हमें उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो हम उसको कैसे खरीदेंगे। तो ये वाला स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और नॉलेज में क्या आता है कि उस प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू है, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद हमें कितनी वैल्यू मिलेगी। अब आता है लाइकिंग एक वो स्टेज है जो हमारे इमोशनल सेंसेस को, जिसमें जो ब्रांड ओनर होते हैं या कंपनी ओनर होते हैं वो हमारे इमोशनल सेंसेस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जितना हो सके उतना हमारे प्रोडक्ट को, हमारे इंग्लिश, जैसे एग्जांपल मैंने जो दिया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को, वो लाइक करना शुरू करें। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को लाइक करेंगे तभी तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। अगर वो उन्हें पसंद ही नहीं होगा तो क्यों ख़रीदेंगे। इसके बाद स्टेप आता है प्रेफरेंस। ब्रांड्स को अपने कस्टमर को ये भी रीज़न देना होता है कि ऐसा क्यों कि वही प्रोडक्ट ख़रीदे। हमारे मार्केट में और भी तो बहुत सारी ब्रांड है, और भी तो स्किन केयर प्रोडक्ट है, और भी तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, पर हमें यही क्यों ख़रीदना चाहिए। इस वाले प्रेफरेंस वाले सेक्शन में ब्रांड ओनर क्या करते हैं, वो अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट में शो करना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को चूज़ करें दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। जैसे एक यूट्यूबर का एग्जांपल वही लेते हैं कि एक यूट्यूबर अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए क्या कहेगा कि इसको लेके आप 30 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, क्योंकि दूसरे कोर्स यूट्यूबर्स ऐसा कोई ऑफ़र दे ही नहीं रहे हैं, तो लोग इस वाले कोर्स को लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि इससे उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो प्रेफरेंस के लिए ब्रांड अपने प्रोडक्ट के फीचर के बारे में ज़्यादा बोलने लग जाती हैं। कन्विक्शन को क्रिएट करने के लिए ब्रांड्स को एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैंपेन यूज़ करने होते हैं। अब लास्ट स्टेज होती है परचेज़। अब अवेयरनेस होने के बाद, प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद, उसको लाइक करने के बाद, उसको प्रेफर करने के बाद, अब लास्ट स्टेज पे आ जाता है कस्टमर, वो जो कि है उस प्रोडक्ट को ख़रीदना। आफ्टर कन्विक्शन कम्स द रियल रीज़न ऑफ एडवर्टीज़मेंट विच इज़ एक्चुअली बाइंग द प्रोडक्ट। अब समझो कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक ब्रांड को कितना बड़ा मॉडल यूज़ करना पड़ता है। उनको अपने एडवर्टीज़मेंट में
ये सारे के सारे एलिमेंट यूज़ करने पड़ते हैं, और जब ये एलिमेंट बहुत इफ़ेक्टिवली एक एडवर्टीज़मेंट में यूज़ होते हैं तो उस ब्रांड की सेल बूस्ट होती है, उस ब्रांड की इमेज अच्छी होती है, और उस ब्रांड को लोग लाइक करना और उसके प्रोडक्ट ख़रीदना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देते हैं। एडा भी ऐसा ही मॉडल है। इसमें सबसे पहले कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब किया जाता है थ्रू एन एडवर्टीज़मेंट, उसको बहुत ज़्यादा इंगेजिंग दिखा के कि इंसान उसको देखता ही रहे। फिर उसमें उनका इंटरेस्ट इवोक किया जाता है उस प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। फिर उनकी डिज़ायर के इमोशन को हिट किया जाता है, और फिर वो एक्शन लेते हैं। एक्शन क्या होता है कि एक्चुअली उस प्रोडक्ट को बाय करना। अपनी वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपके साथ एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी यूज़ करूँगी जिससे आप जो भी पढ़ो वो याद रखो। वो ये है कि आप जब भी कुछ पढ़ो उसको लिख के पढ़ना शुरू करो। अब मुझे पता है आप सबके पास टाइम नहीं होगा, आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी मैं चाहती हूँ कि आप लिखो कि व्हाट इज़ एन इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट। I also want you to write what are the various level in the hierarchy of effects model। सिर्फ लेवल के नाम लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन मत करना, नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब उन लेवल के नाम ही लिखने से आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। अब हमने समझ लिया कि वो कौन से स्टेप होते हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को एक प्रोडक्ट को देखने से लेके उसको ख़रीदने तक हमें कन्विंस करते हैं, हमें लेके जाते हैं वो स्टेप। अब हम बात करेंगे कि एक इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, उसकी मदद से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले जब भी कोई ब्रांड एक एडवर्टीज़मेंट बनाने की सोचती है अपने ब्रांड के लिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मिशन मत कहो, इसको ऑब्जेक्टिव कहो कि आपका जो एडवर्टीज़मेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब एक ऑब्जेक्टिव बहुत तरह के होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, मतलब ब्रांड अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट अभी अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। और ये वाला जो स्टेप है वो ज़्यादातर नई ब्रांड यूज़ करती है। फिर आता है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, मतलब ब्रांड अपने कस्टमर को कन्विंस करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। इन अदर वर्ड्स कि ब्रांड अपने प्रोडक्ट की सेल बूस्ट करना चाहती है। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग इज़ टू परसुएड द ऑडियंस टू लाइक, प्रेफर, गेट कन्विंस एंड परचेज अ प्रोडक्ट। तीसरा एक ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का कंपैरिजन एडवर्टाइजिंग। बहुत सी ब्रांड अपनी ब्रांड को अच्छा दिखाने के लिए दूसरी ब्रांड से कंपेयर करती है। इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है वो ऑटोमेटिकली उनके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कन्विंस हो जाती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी सेट करती है एक एडवर्टीज़मेंट को चलाने से पहले। उसके बाद आता है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग का मतलब कि बार बार एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते रहना ताकि वो लोगों के दिमाग में रहे वो प्रोडक्ट और लोग उसको ख़रीदना शुरू करें। इट इज़ टू कीप the product in mind of the consumer so as to facilitate repeat purchase। फिर आता है reinforcement का मतलब हमारी मेमोरी को मजबूत करना। It is aimed at communicating to the existing customer how they made the right choice by buying the product। मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ब्रांड्स चाहती हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ये याद दिलाना चाहती है कि उन्होंने उनके ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद के एक अच्छा डिसीजन लिया। जो दूसरा स्टेप है एक कंपनी को एक ब्रांड को कंसीडर करना पड़ता है वो है उनका बजट। अब हम समझेंगे कि बजट कैसे डिसाइड होता है। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक टॉप एडवर्टीज़मेंट ब्रांड है इंडिया में, और वो कम से कम 3,400 करोड़ 34 बिलियन अपने एडवर्टाइजिंग बजट में स्पेंड करती हैं। बहुत बड़ी कंपनी अपने बजट का बहुत बड़ा पार्ट एडवर्टीज़मेंट में खर्च करती हैं। क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। उनकी ब्रांड के लिए सबसे बेस्ट थिंग होती है कि वो सबसे ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ करें। अब बजट को डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं वो समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहला stage in the product life cycle। A new company and a new product require more amount to be spent on advertisement than an old company which has already established its brand। मतलब एक नई कंपनी को एक ओल्ड कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है एडवर्टीज़मेंट में। वो इसलिए क्योंकि उनकी कंपनी अभी न्यू है और लोगों को अभी पता नहीं है, तो उन्हें वो फनल का जो मैंने अभी मॉडल समझाया उस मॉडल के सारे स्टेप के अकॉर्डिंग अपना एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर जो बजट डिसाइड करने में कंसीडर किया जाता है ब्रांड्स के द्वारा वो है
अगर एक ब्रांड वो है मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस। इफ अ ब्रांड हैज़ कैप्चर्ड द मार्केट एंड हैज़ ह्यूज कस्टमर बेस, इट माइट नॉट नीड टू स्पेंड टू मच ऑन एडवर्टाइजिंग। मतलब एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसको उसके कस्टमर पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, तो उस ब्रांड को बहुत ज़्यादा अपने एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैगी, मैगी एक ऐसी ब्रांड है जिसको अपने एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी नूडल है जिसको हर इंडियन प्रेफर करता है ओवर एनी अदर नूडल। तो मैगी जैसे ब्रांड के लिए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना, ज़्यादा खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर है एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये भी मैटर करता है कि आप कितने महीने मतलब कितने एक साल में कितनी बार अपना एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। अगर आप हर महीने एडवर्टीज़ करना चाहते हो तो आपको बजट ज़्यादा होगा, अगर कम करना चाहते हो तो आपको बजट कम होगा। हमने फर्स्ट स्टेप की बात कर ली, सेकंड स्टेप की बात कर ली। थर्ड स्टेप टू क्रिएट एन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम इज मैसेज। एडवर्टाइजिंग कैंपेन में जब कंपनीज एडवर्टाइजिंग कैंपेन डेवलप कर रही होती हैं तो उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि उनके जो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो वो इतना क्रिएटिव हो, इतना इंगेजिंग हो कि लोग उसको देखना पसंद करें। क्योंकि हम सबके हाथ में रिमोट होता है, हम सबके फ़ोन पर एक स्किप बटन पहले से ही होता है। अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट क्रिएटिव नहीं होगा तो लोग उसे क्यों ही देखेंगे, फिर ब्रांड का मैसेज सर्कुलेट कैसे होगा। तो ब्रांड क्या करती है, इसी को देखते हुए, इसी के चलते ब्रांड्स अब ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करने लग गई, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करती हैं, और जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर, जैसे कोई मूवी कैरेक्टर के साथ कोलैब करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो अपने कस्टमर से इमोशनली टच बेस करे, वो अपने कस्टमर से इमोशनली कनेक्ट हो, उस इमोशनल कनेक्शन के थ्रू उनके कस्टमर उनके प्रोडक्ट को बाय करना स्टार्ट कर दे, जैसे इसमें बताया है। जो मैंने अभी पॉइंट समझाया वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, और आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन एज सिंपलर वर्ड्स एज पॉसिबल। जो भी थ्योरी में बुक्स में रिटन है वो बहुत ज़्यादा ओवरली रिटन है, और जो एग्जांपल मैंने समझाया है उसमें वही इंक्लूडेड है, बस उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। मैं आपका टाइम सेव करने के लिए आपको ऐसे समझा रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करने के लिए एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आता है वो होता है सेलेक्टिंग द राइट मीडिया। अगर कंपनीज सही मीडिया चूज़ नहीं कर पाई तो उनके जो प्रोडक्ट है वो उनकी डिज़ायर्ड, उनके टारगेटेड ऑडियंस और कस्टमर को नहीं रीच कर पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी ब्रांड पे कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे हम समझते हैं, जैसे द चैनल वाया विच अ मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड आर मैनी एंड ईच मीडियम, हर मीडिया का अपना ओन एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। जैसे आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा मीडिया चैनल यूज़ करती है ब्रांड वो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो इन दो चैनल पे सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती है। इसीलिए ब्रांड्स क्या करेंगी, ब्रांड्स अपने एडवर्टीज़मेंट को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रन करना चाहेंगी, ताकि उनके एडवर्टीज़मेंट की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और क्योंकि रीच बढ़ेगी तो उनके प्रोडक्ट की जो सेल है वो भी बूस्ट होएगी। अब इस टेबल के थ्रू समझाया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया में एडवर्टीजमेंट करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कंपनियों के लिए और क्या क्या डिसएडवांटेज। हमारी कंट्री का एक मास पॉपुलेशन पहले टीवी को देखता था, लेकिन अब के कंपैरिजन में क्या टीवी पर अपना एडवर्टीजमेंट रन करना इफ़ेक्टिव होगा एक ब्रांड के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग अपना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया ऐप्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पेंड कर रहे हैं। अब अगर हम टीवी को कंपेयर करें रेडियो से, तो रेडियो पर एक ब्रांड के लिए अपना प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करना और ही बेकार होगा। कौन सुनता है आज के टाइम पर रेडियो? सिमिलरली न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर पे ऐसे एडवर्टीजमेंट प्रिंट होंगे जो मतलब ऐसे लोगों को टारगेट करते हो जो मतलब ज़्यादा एज के हों, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आज के टाइम पे ऐसे ही लोग पढ़ते होंगे जो मतलब ज़्यादा एज के हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। तो न्यूज़पेपर पे ऐसी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करेंगी जो बूढ़े लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती हो। मैगज़ीन में उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट मेल ये वाले, अकॉर्डिंग टू मी नन ऑफ दीज वर्क इन टूडेज टाइम, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा जिस पर लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो है अपना फ़ोन। तो अब मार्केटिंग सबसे अच्छी होगी, तो अब एडवर्टीज़मेंट सबसे अच्छा यूट्यूब पर हो सकता है, इंस्टा पर हो सकता है, फेसबुक पर हो सकता है, और स्नैपचैट पे भी हो सकता है।
अब इतने सारे स्टेप लेने के बाद एक ब्रांड को कैसे पता चलेगा कि उनको फ़ायदा हुआ है, उनको फ़ायदा हुआ है, जो उनका प्रोडक्ट है, जो उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट पे इतना सारा खर्चा करा है, उन पे उन्हें क्या रिटर्न मिला है? तो वही है इवैल्यूएटिंग द इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टाइज़िंग, मतलब एडवर्टाइज़मेंट करने के बाद उनको कितना रिटर्न मिला है, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इन द हाईली कम्पिटिटिव marketing environment of today, it is crucial for the companies to assess the effectiveness of their marketing campaign. कंपनियों के लिए अपने मार्केटिंग कैंपेन को ट्रैक करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उनका कितना रिटर्न मिला, उनका फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। तो ये ब्रांड कैसे इवैल्यूएट करती है? सबसे पहला तो सेल्स देखकर कि कितने परसेंट उनकी सेल हुई है, और उसको कंपेयर करके कि उनकी कॉस्ट कितनी लगी है उनके एडवर्टीज़मेंट पे। दूसरा कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट, मतलब ब्रांड ने जो मैसेज कन्वे किया है अपने एडवर्टीज़मेंट में, उसको भी मेजर करते हैं। कैसे? प्री एंड पोस्ट असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, दैट इज़ मेजरिंग कस्टमर्स अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन देयर प्रेफरेंस बिफोर एड इज़ रन एंड आफ्टर द एड इज़ रन। इसका मतलब ये है कि ब्रांड अपने कम्युनिकेशन को असेस करने के लिए क्या करती हैं, वो सबसे पहले ये देखती है कि उनके ब्रांड को जब उन्होंने एडवर्टीज़मेंट नहीं रन किया था कितने लोग जानते थे, और अब एडवर्टीज़मेंट करने के बाद उनके ब्रांड को कितने लोग जानते हैं, मतलब उनके ब्रांड के टुवर्ड्स कितने लोग अवेयर हैं। कम्युनिकेशन को इसके थ्रू वो मेजर करती हैं। अब हम समझेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एड ऑन सेल्स एंड प्रॉफिट इज़ अ मच मोर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस. However, it is difficult to assess. As we know, sales and profit depend on many factors other than advertising. Sales और profit को अपने बेनिफिट को अपने एडवर्टीज़मेंट की इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए सेल्स और प्रॉफिट को ब्रांड यूज़ तो कर सकती है, लेकिन जितना ईज़ी दिखता है उतना ही ये डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि ब्रांड का एक ऐड को बनाने में, एक अपने प्रोडक्ट को बनाने में ब्रांड्स की बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट होती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, फीचर, प्राइसिंग, बहुत सारी चीज़ कंसिडर होती हैं, और ये सारे स्टेप ब्रांड्स के लिए डिफ़िकल्ट बना देते हैं सेल्स और प्रॉफिट से अपने एडवर्टीज़मेंट की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ के एक्सप्लेन नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ आपको ईजियर वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहती थी, और ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। इसलिए जिस तरह मैंने आपको समझाया है, इट वुड बी बेटर दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द सेम वे, बिकॉज इट वुड गेट ईजियर फॉर यू टू राइट डाउन योर आंसर इन योर एग्ज़ाम। अभी केस स्टडी ऑन मीडिया एंड एडवर्टीज़मेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको खुद पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आपके खुद के ओपिनियन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।